सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम करती हूँ। नाज़रीन, अभी कौमी असम्बली का इजलास जहाँ पर महंगाई की बात कर थी और कोई यही हाल हर एक शख्स की ज़ुबान पर है, क्योंकि नाज़रीन तहरीक इंसाफ की 3 साल हुकूमत के दौर ने महंगाई को जो पड़ लगाए वो मुल्क की तारीख में किसी ने नहीं लगाए। अवाम बेहाल हो चुके हैं, उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। 3 साल कबल 2018 में जो महंगाई की शरह थी वो 3.93% थी, जो अब बढ़कर 12.66% तक हो चुकी है। मईशत का पहिया चलता नहीं कि मईशत की गाड़ी चलाने वाला ही तब्दील हो जाता है। हुकूमत ने 3 साल में 3 वज़ीर ख़जाना तब्दील किए। शौकत तरीन चौथे वज़ीर ख़जाना रहे, जिनकी 6 माह की मुद्दत 2 रोज़ कबली यानी कि 16 अक्टूबर को हफ्ते के रोज़ ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वो एक मुंतखब वज़ीर ख़जाना नहीं थे। नतीजतन फ़िलहाल हुकूमत ने साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को मुशीर ख़जाना बना दिया है। बतौर मुशीर व वज़ीर आज़म को मुआशी मामलात पर मुआवनत फराहम करेंगे, मगर किसी अहम इजलास जैसे ECC, एक्नेक और दीगर अहम कमेटियों की वो सरबराही नहीं कर सकेंगे और ना ही वज़ीर आज़म की इजाज़त के बगैर काबीना के किसी भी इजलास में शिरकत कर सकेंगे। इस वक्त मुल्की मईशत की डोर शौकत तरीन के हाथ में है। एक जानिब उनके पास वज़ीर ख़जाना का ओहदा नहीं, दूसरी जानिब वाशिंगटन में IMF से तमाम अहम मामलात पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। हुकूमत ने शौकत तरीन का ओहदा बरकरार रखने के लिए इसहाक डार की सीट देने का प्लान बनाया है, जो इस वक्त मुल्क से मफरूर है और अपनी सेनेट की नशिस्त का हलफ उन्होंने अभी तक नहीं उठाया है। इसहाक डार की सीट शौकत तरीन को देना फ़िलहाल मुमकिन नहीं, क्योंकि इसहाक डार की हल्फ बर्दारी का मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। 8 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने अस्खुद नोटिस के जरिए इसहाक डार की रुकनियत मुअत्तल की थी। सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले तक ना इसहाक डार हल्फ उठा सकते हैं और ना ही उनको डी-सीट किया जा सकता है। सवाल ये है कि अब हुकूमत शौकत तरीन को वज़ीर ख़जाना के ओहदे पर बरकरार रखने के लिए क्या हल तलाश करेगी। मुल्क इस वक्त मुआशी बदहाली का शिकार है, महंगाई तारीखी है। वज़ारत ख़जाना का खाली होना या फिर कोई नई तैनाती मुल्क के लिए तबाह कुन साबित होगी, क्योंकि बार बार अगर चलाने वाला ही तब्दील हो जाए नाज़रीन, तो फिर मंजिल तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। हुकूमत इस वक्त कोई मज़ीद तब्दीली अफोर्ड नहीं कर सकती। शौकत तरीन को बरकरार रखने के लिए बी ऑप्शन लाजमी है, बेहद ज़रूरी है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि प्लान हुकूमत के पास क्या है और क्या प्लान बी जो है उस पर अमल हो सकता है या नहीं, और प्लान बी जिसमें KPK की नशिस्त खाली कराने पर गौर किया जा रहा है, क्या हो सकता है इस पर, इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे शहबाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, सबसे पहले तो ज़रा ये खबर मुझे दीजिएगा कि जो प्लान बी डेफिनेटली हुकूमत के पास एक वाहिद ऑप्शन है, उस पर गौर करने के लिए किस तरीके से काम किया जाएगा और अब क्या सिचुएशन क्या है हुकूमत के पास? जी बहुत शुक्रिया सुमैया। देखिए, IMF की भी ये शर्त थी कि उन्हें फुल फ्लैज वज़ीर ख़जाना चाहिए और शौकत, क्योंकि वज़ीर आज़म आइन के मुताबिक 6 माह के लिए किसी को वज़ीर लगा सकते हैं, लेकिन उसको दोबारा कंटिन्यूटी के लिए ये डिमांड है आइन की कि या तो उनको रुकन कौमी असम्बली बनाना है या सेनेटर बनाना है। हाँ। और हुकूमत ने पहले फैसला किया था कि जो इसहाक डार वाली नशिस्त है उस पर जो है वो उनको डी नोटिफाई करवा के पंजाब से लड़वाया जाएगा, लेकिन चूंकि इसहाक डार का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वो रुका हुआ, तो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। और ये प्रोग्राम इसलिए है कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट जो हुकूमत की डिमांड है सुप्रीम कोर्ट से फ्रीक बनने की वो हो जाती है और इलेक्शन कमीशन डे नोटिफाई कर देता है, तो 2 माह इलेक्शन कमीशन को इसहाक डार को देने होंगे और उसके बाद 40 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन होगा, यानी कि 3 से 4 माह का प्रोसीजर है और उस वक्त तक जो है वज़ीर ख़जाना ही रहेंगे। बिल्कुल सही। प्लान भी ये है कि खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सरियत है, हाँ, वहाँ से किसी सेनेटर को रिजाइन करवा के उनकी जगह पर शौकत लेकर आना है। लेकिन अब जाहिर है वहाँ पर भी सेनेटर रिजाइन करेंगे तो ये प्लान बी पर अमल हो सकता है। शहबाज अहमद, बहुत शुक्रिया। लगाए सब हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियोज़ में, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ हैं, उनका भी इस पर तजिया ले लेते हैं। लगारी साहब, एक जानिब तो इतनी महंगाई है कि आवाम का 2 वक्त की रोटी का उसूल मुश्किल हो गया, दूसरी जानिब ये शौकत तरीन का मामला है, हुकूमत चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रही है, क्या समझ रहे हैं आप? एक तो ये कि वज़ारत ख़जाना के मामले में तो इनके पास एक ही ऑप्शन है, चूँकि इसहाक डार डी-सीट हो भी जाएं तब भी एक लंबा प्रोसेस है,
दोबारा और उसको चैलेंज भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल ऐसा है, और सुप्रीम कोर्ट इनकी कोई फरमान के ताबे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक आज़ाद खुद मुख्तार इदारा है, और जो अपने विजडम, अपने कानून के तकाज़े के मुताबिक, आइन के तकाज़े के मुताबिक और हालात के पेश नज़र वो फ़ैसला करेगी कि किस तरह के हालात में इसहाक डार साहब जो हैं मुल्क से चले गए और कैसे वो रह रहे हैं। वो इनकी ख्वाहिश, इनकी मर्ज़ी, इनकी मंशा के मुताबिक नहीं होगा। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये डी-सीट कराना चाहेंगे बलूचिस्तान से या खैबर पख्तूनख्वा से, तो खैबर पख्तूनख्वा से या वहाँ से कहीं से सर भी मैं आपका तजिया लेती हूँ। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, लगाई साहब का भी जो मौक़िफ़ है, उनका जो तजिया है उसको कंप्लीट करेंगे। दीगर मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। और हम बात कर रहे हैं मुल्क में बढ़ती महंगाई और शौकत तरीन की मामले के हवाले से, जिसमें अब ज़ाहिर 6 माह की मुद्दत ख़त्म हो गई। वज़ीर ख़जाना वो नहीं है, उनको मुशीर ख़जाना बना दिया गया है। लेकिन अब मामला आगे बढ़ेगा कैसे? अभी लगारी साहब इस पर अपना तजिया दे रहे थे। लगारी साहब, आपने कहा कि ये मामला समझ नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अगर हुकूमत के समझ में ही नहीं आ रहा तो फिर चीज़ों को हैंडल कैसे करेंगे? ये चीज़ों को वैसे ही मिस हैंडल कर रहे हैं, हैंडल नहीं कर रहे हैं, और बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। और जब ये खैबर पख्तूनख्वा से किसी को डी-सीट करके उनकी जगह पर ये लाएंगे, तो वज़ीर आज़म खुद बता चुके हैं कि एक एक सीट की कितनी कीमत है। अब वो कीमत जिस शख्स ने भरी है, अब आप उसको कहते हैं कि वो अपनी सीट से दस्तबरदार हो जाए, तो वो जो है वो दौलत फिर कहाँ से लाई जाएगी? पाकिस्तान का ख़जाना देगा, वज़ीर ख़जाना देगा, या वज़ीर आज़म देंगे? कहाँ से वो पैसे? अब वज़ीर ख़जाना तो मुशीर ख़जाना बन चुके हैं, उनकी तरफ से दिया जाएगा। वो जो वज़ीर आज़म खुद कहते रहे, हमें इसका मालूम नहीं है कि कोई रिज़ाइन करने को तैयार नहीं है। और ये भी है कि लोग जो हैं बहुत रिलेक्टेंट हैं, और लोग इधर उधर हो रहे हैं कि उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। बाज़ लोग तो आए हैं, अभी उनकी मुद्दत को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, और बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो 3 साल से हैं, और अगर उनकी मुद्दत जो आधी मुद्दत के लिए अगर मुंतखब किया जाता है, मेरे ख्याल में उनकी 2 साल की मुद्दत पूरी रह गई है, तो शौकत तरीन साहब को भी उतनी ही मुद्दत के लिए मिलेगी जो मुद्दत उस मेंबर की होगी, और उसके बाद उन्हें भी रिटायरमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। तब तक जो है ये हुकूमत की क्या पोजीशन रहती है और हुकूमत आगे चलती है किस तरह से चलती है, ये सारा कुछ एक बड़ा गुंजलक किस्म का मामला है, जिसमें इस हुकूमत ने अपने आप को फंसाया है, और वज़राए ख़जाना को यके बाद दीगरे हटाने का फ़ैसला होता रहा, लेकिन पॉलिसीज़ को चेंज नहीं किया गया। और पॉलिसीज़ ये रही हैं कि सब्सिडी दी जाए प्रोड्यूसर को और कंज्यूमर को ना दी जाए, ट्रेडर को दी जाए, कंज्यूमर को ना दी जाए, एक्सपोर्टर को दी जाए, कंज्यूमर को ना दी जाए, इंपोर्टर को दी जाए, कंज्यूमर को नहीं दी जाए। यानी सब्सिडी हमेशा ये कंसेप्ट होता था कि कंज्यूमर को, जो बिल्कुल आखिरी आदमी है, जो परचून में जाकर चीज़ें लेता है, उसको कोई चीज़, उसका कोई फ़ायदा हो, फ़ायदा ऊपर तकसीम हो जाता है, उसको वही कीमत भरनी पड़ती है जो महंगाई के और साथ वही बात इमरान खान की के असरात हम चाहते हैं कि आम आदमी तक पहुँचें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो ऊपर ही ऊपर रहते हैं, मिल बांट के खा लिए जाते हैं। आम आदमी, गरीब आदमी अभी पिस रहा है। और सूरत-ए-हाल कुछ यूँ भी है लगारी साहब कि डॉलर आज 173 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, जो दामिंग सूरत-ए-हाल है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, अफजल जावेद जो कि माहिर माशियात आबिद सुलहरी के साथ मौजूद हैं। उनसे वो पूछेंगे कि क्या सूरत-ए-हाल है, ये डॉलर इतना क्यों बढ़ रहा है, क्या ये वाकई हुकूमत की तरफ से है या फिर मामला कुछ और है? जी अफजल। बैंक में जो डॉलर की कदर में 1 रुपये 82 पैसे इजाफे के बाद जो डॉलर है अब मुल्क की तारीख में जो बुलंद तरीन सतह है वहाँ पर पहुँच चुका है। अब इसके क्या असरात मुरतब होंगे, क्यों जो है ये डॉलर दिन ब दिन महंगा होता जाता क्या है? हमारे साथ मौजूद है हमारे माहिर मईशत डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब। डॉक्टर आबिद, आपका बहुत शुक्रिया। आप क्या देख रहे हैं, डॉलर जो है बड़ी ऊँची उड़ान पर हुकूमत जो है रोकने में नाकाम होगी? देखिए, डॉलर जो है प्योरली इस वक्त सप्लाई डिमांड फिनोमिनन पे चल रहा है। तो पहले तो आप ये समझिए कि डॉलर आता कहाँ से है। डॉलर आता है एक्सपोर्ट से, डॉलर आता है आपके कर्ज़ों से, डॉलर आता है रेमिटेंस से, या डॉलर आता है इन्वेस्टमेंट से। तो इस वक्त एक्सपोर्ट जो है वो हमारी एक तकरीबन स्टैगनेंट खड़ी है। इन्वेस्टमेंट जो है अफ़गानिस्तान की सिचुएशन के बाद जिस तरह की अनसर्टेनिटी है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। रेमिटेंसेस एक रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच के तकरीबन सैचुरेटेड है। तो आखिरी जो उम्मीद बचती थी वो लोन की थी, और उस लोन पे बातचीत चल रही है। कल जब एकदम से मीडिया पे चलना शुरू हुआ कि IMF के साथ
मुज़ाकरात नाकाम हो गए। तो मेरा ख्याल आज का जो देखने में आया है फॉरेन एक्सचेंज जो उसकी रेट में फ्लक्चुएशन, वो स्पेकुलेटिव बाइंग भी उसमें शामिल है कि लोगों ने एकदम से सोचा कि चूंकि अब IMF से $1 बिलियन नहीं आना तो इस पर प्रेशर आएगा, तो आज उसकी डिमांड बढ़ गई। डॉलर जाता कहाँ पे है? डॉलर आपकी इंपोर्ट पेमेंट करने के लिए जाता है। डॉलर जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो अपना प्रॉफिट लेके जाते हैं। डॉलर जो है वो जब हम बाहर जा रहे हैं, अपने बच्चों को फीसें दे रहे हैं, इलाज कराने जो लोग जा रहे हैं, आज जुमरा वहाँ पे जा रहा होता है। 2022 में कहाँ डॉलर को खड़ा होता देखा? ये डिपेंड करता है कि आप पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी बनती है। ये इस वक्त बहुत अर्ली है बात करना। अभी तो ये देखना होगा कि अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है वो किन की आती है, किस तरह की हुकूमत को रिकग्नाइज़ किया जाता है, पाकिस्तान वहाँ पे कहाँ खड़ा होगा, अमेरिका कहाँ पे होगा। तो ये अभी आप दिसंबर 2021 तक अपने आप को रखें, 2022 बहुत दूर। जी बिल्कुल, ये थे डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब जिनका कहना था कि आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं और अमली तौर पर हुकूमत को इकदाम उठाने होंगे। ठीक है अफजल जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। ये तो ज़ाहिर है जो तज्ज़ियाकार हैं, जो माहिर मईशत हैं, वो अपनी एक तज्ज़िया तो दे रहे हैं, लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो मुल्क के बड़े बड़े फैसले करते हैं, वो क्या तज्ज़ियाकारों की बातों पर अपना तमाम तर चीज़ों को लेकर चलते हैं। असद उमर साहब ने आज क्या गुफ्तगू की इस बढ़ती महंगाई पर, आइए ज़रा आपको दिखाते हैं। सबसे ज़्यादा अहम लोगों की जो घरेलू बजट होता है उस पे असरअंदाज होने वाली जो चीज़ें हैं, खुर्दनोश की जो चीज़ें हैं, उसके लिए ये फ़ैसला पहले ही कर लिया गया था। आपको बताया था कि टारगेटेड सब्सिडी का एक प्रोग्राम लाया जा रहा है, उसके ऊपर तमाम होमवर्क जो है वो तफसीलात मुकम्मल कर ली गई हैं, प्रोग्राम तैयार है और इंशाअल्लाह ताला हमारी उम्मीद है कि अगले शायद 1-2 दिन के अंदर ही, नहीं तो अगले चंद दिनों के अंदर जो है वज़ीर आज़म इस प्रोग्राम की तफसील अनाउंस कर देंगे और अवाम को तकरीबन आज से 1 माह बाद, समझ लें कि नवंबर के आखिर तक ये रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगी। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा और ये इसके ऊपर बड़ी मेहनत की है। सोशल प्रोटेक्शन डिवीज़न हमारा जो है वो इसके ऊपर काम करता रहा है और ये एक इस वक्त में, जब मैंने जैसे जिक्र किया कि मामूली हालात नहीं है, गैर मामूली हालात से दुनिया गुजर रही है और सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान से बल्कि कहीं ज़्यादा हमें इजाफा कीमतों में देखना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है उसके ऊपर बोझ नज़र आ रहा है। लेकिन अमूमी राय माहिरीन की जो है उसकी बुनियाद के ऊपर हम आज ये कह सकते हैं कि हम अक्टूबर के वस्त में भी बैठे हुए हैं। मार्च से लेके जून के दरमियान कुछ एक्सपर्ट जो है, कुछ एक्सपर्ट्स तो जनवरी की भी बात करते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्सपर्ट्स जो हैं वो कहते हैं कि मार्च के अंदर हमें ये जो कमोडिटी प्राइसेस का जो गैर मामूली इजाफा देखने में आया था वो कम होता हुआ नज़र आएगा और कुछ माहिरीन जो हैं वो इसको अरसे को ज़रा ज़्यादा लंबा देखते हैं और वो कहते हैं कि ये शायद अप्रैल, मई और हो सकता है जून तक भी चले। तो ये अगले चंद माह जो हैं इसके अंदर जो कीमतें जो इजाफा हुआ है, ये अल्लाह ताला से ज़ाहिर दुआ तो यही है कि जल्द अज जल्द से आवाम को रिलीफ मिले, लेकिन शायद ये इतनी जल्दी अगले 1-2 माह के अंदर ना नज़र आए। अब मईशत चलाने वाले, मुल्क की पॉलिसियाँ बनाने वाले जब सिर्फ इस बात पर तकिया करने लगे हैं कि माहिरीन क्या कह रहे हैं, माहिरीन की क्या राय है, हालात कब बेहतर हो जाएंगे, और अब सिर्फ मामला दुआओं तक आ जाएं, जब खुद दुआएं मांगने लगे हुक्मरान कि इंशाअल्लाह उम्मीद तो है कि हालात ठीक हो जाएंगे। ये वही असद उमर हैं जो वज़ीर ख़जाना थे, जिनके बारे में वज़ीर आज़म कहा करते थे कि अगर मैं इनको लेके आ जाऊंगा तो मुल्क की मईशत बेहतरीन हो जाएगी। आज मुल्क की मईशत का इतना बुरा हाल है नाजरीन, और खुद ये कह रहे हैं कि हम एक सब्सिडी प्लान लेकर आ रहे हैं, लेकिन और एक और वज़ीर ये कहते हैं कि मुल्क सब्सिडी पर नहीं चल सकता। लगारी साहब, वुज़रा के अलग अलग बयानात हैं, दुआओं पर, माहिरीन की राय पर आगे लेके मामला चले जा रहे हैं। आखिर ये हो कर क्या रहा है, किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? अगर एग्जीक्यूटर इस तरह की बात करे जिसने सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है और चलाना है और मुल्क की चीज़ों को ठीक करना है, अगर वो ये कहें कि माहिरीन ये कहते हैं कि ये मामला दिसंबर में ठीक होगा, जनवरी में ठीक होगा, मार्च में ठीक होगा, जून में ठीक होगा, तो ये 8-9 महीनों का तो ये खुद एक प्लान दे रहे हैं। असल में ये एक मुआशी और इक़्तिसादी जो इनका स्ट्रेटेजिक डेप्थ था उसके अंदर, उसके गड्ढे के अंदर ये गिर चुके हैं और इनके उस गड्ढे से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। अफ़गानिस्तान में ये गड्ढे में गिरे हैं
और उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर भी ये अपनी फिक्र के, अपनी सोच के गड्ढे में गिरे हुए हैं और इनको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है कि पाकिस्तान को इस बहरान से कैसे निकाला जाए। दुनिया इस बहरान में नहीं पड़ी हुई है, दुनिया में कोई ऐसा बहरान नहीं है। आज भी इंडिया, हम कहते थे कि इंडिया बांग्लादेश का क्या है भाई, बांग्लादेश तो टके का भी नहीं है। मालूम हुआ कि हम टके के नहीं है, हमारा रुपया टके के बराबर भी नहीं है। हमारा रुपया 1 टका जो है हमारे 2 रुपए के बराबर हो गया है। ये है सूरत हाल। इस सूरत हाल तक पहुंचाया है हमारे तब्दीली के बड़े गाने गाने वालों ने मुल्क को है तब्दीली तक, इस जगह तक लाकर पहुंचाया। इंडिया की मैशत हमसे ज़्यादा तवाना और ज़्यादा बेहतर है। आसपास के तमाम मुल्कों में बेहतर हो रही है सूरत हाल। अफगानिस्तान और ये अपने आप को इन्होंने एक दूसरे के साथ लब कर दिया है। अफगानिस्तान में अशिया सस्ती हुई है सर आज। अफगानिस्तान में क्योंकि ये ठेकेदार हैं वहाँ पर मामलात को देखने, अपने लोगों का इनको फिक्र नहीं है। इनको फिक्र, इनके सारी की सारी चीज़ों का फिक्र वहाँ है जहाँ पर इनका कोई स्टेक नहीं है। अब होगा बड़ा स्ट्रेटेजिक आपका डेप्थ, लेकिन क्या पाकिस्तान के अपने अवाम के मफादात से बढ़कर कोई और स्ट्रेटेजिक डेप्थ है? आप अपने चीज़ों को देखें, अपने चीज़ों को ठीक करें। आपको वहाँ पहुँचाना है हर चीज़ जहाँ पर अब वहाँ सस्ती हो रही हैं, लेकिन अपने लोगों को भूखा मारना है। मामला IMF का है ना, IMF ये कह रहा है कि बिजली की कीमतें बढ़ाएं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, यहाँ पर टैक्सेस मजीद लगाएं। उसके बावजूद इन्होंने क्या किया? जो अपने हाथ में था वो क्या किया इन्होंने बाहर के इन्वेस्टर को कहाँ इन्वाइट किया? ये जाकर कॉन्फ्रेंसों से खिताब करते रहे। अभी पिछले दिनों गए हुए थे ताजिकिस्तान की तरफ और सेंट्रल एशिया के दीगर ममालिक की तरफ, तो क्या किया? वहां से कितना पैसा लेकर आए? आप बराबर वहां चाइना जाते रहे, चाइना से और कौन से आपके पास प्रोजेक्ट्स आ गए? दुनिया के दीगर ममालिक में जाकर आपके वज़रा जो हैं सयाहत करते रहे, वो कौन से? आपने बाहर से इन्वेस्टमेंट क्या लाए आप और क्या दिए लोगों ने? आपके पास कौन इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएगा? जब आपके पास कभी तो हालात यूँ ख़राब होते हैं कि जनाब बदअमनी होती है और लोगों के पास जो है वो जान बचाने के मसले होते हैं, तो वो कहते हैं भाई हम कैसे लाएं। और पहले या तो ये होता है कि लोगों की जानें महफूज नहीं होती हैं, अब लोगों को उनका सरमाया महफूज नहीं होता है, चूँकि आपने 50 खिड़कियाँ खोल रखी हैं। एक वन विंडो ऑपरेशन नहीं है कि जो बाहर पैसा लेकर आ रहा है और अगर उसने पाकिस्तान में कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो ये आगे 50 खिड़कियां खोल रखी हैं, हर खिड़की में वो जाकर पैसे दे। साहब लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इनकी टीम ऐसी है जो जानबूझ के ये चाहती है। ये तो एक तरह से बदला लिया जा रहा है इमरान खान से कि उनको नहीं मालूम कि उनके आसपास के लोग क्या इमरान खान बदला ले रहे हैं। इमरान खान से कोई बदला नहीं ले रहा है। इमरान खान ने ऊंचे लंबे ख्वाब देखे थे और वो ख्वाब गैर हकीकी थे, इनका परसेप्शन गैर हकीकी था, इनका नुक्ता नज़र गैर हकीकी था। इनने किसी चीज़ को स्टडी नहीं किया हुआ था। हाँ, क्रिकेट को स्टडी किया हुआ था, उसको भी बर्बाद कर दिया। और क्रिकेट के अंदर भी अब शुरू हो चुका है आपका वर्ल्ड कप जो है, उसका अब देखते हैं कि हमारी क्या पोजीशन होती है। लेकिन उसमें भी अगर कोई पोजीशन आती है तो भी उसमें इमरान खान साहब का कोई कमाल नहीं होगा। टीम अपने तौर पर खेलेगी, अगर खेल गई तो किस्मत, ना खेली तो उसकी अपनी किस्मत। लेकिन ये कि ये पाकिस्तान के लिए कुछ करें, रेमिटेंसेस आपको पाकिस्तान ने दिए थे। अगर इन्होंने आज पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया तो आवाम भी इनके लिए कुछ नहीं करेगी। इनके पास यही कुछ वक्त है। बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर लगारी साहब। बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए महंगाई, और शायद महंगाई से बड़ा चैलेंज हुकूमत के लिए कोई नहीं, अगर हुकूमत समझे तो। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नूर मुकद्दम कत्ल केस की बात करेंगे, जिसमें अहम पेशरफ्त आज हुई और मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र की वालदा की ज़मानत मंजूर कर ली गई और वालिद की मुस्तरद कर दी गई। लेकिन एक और पेशरफ्त ये भी है कि जो फ़र्द जुर्म का जो फैसला था उसको कलअदम करार देने के लिए उसको चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसी पर बात करेंगे। मौजूद है मुद्दई के वकील शाह खावर साहब। शाह खावर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जिस तरीके से केस आगे बढ़ा और ये पेशरफ्त हुई कि वालिदा की ज़मानत मंजूर कर ली गई, हालांकि आपसे मेरी कई बार बात हुई केस के हवाले से, तो आपने यही कहा था कि ऐसा होगा नहीं। तो पहले तो बात ये, इसको चैलेंज किया जाएगा और आगे किस तरह बढ़ा जा रहा है केस को लेकर? देखिए, बात यह है कि जो जमानत होती है ये तो एक स्वाबदीदी इख्तियार होता है हर अदालत का, और जिस बुनियाद पर जो मेन मुल्ज़िम जो हैं उनकी वालदा की जो जमानत हुई है वो मेरिट्स पे नहीं हुई। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल वाज़ेह किया है। अच्छा। वो एक ज़ाब्ता फौजदारी जो दफ़ा है 497 उसकी एक फर्स्ट प्रोवाइजो है
जिसमें ये मेंशन है कि किसी खातून को, किसी कम उम्र मुलजिम को या किसी उधेड़ उम्र मुलजिम को या बीमार शख्स को जो है वो जमानत दी जा सकती है। तो उन्होंने इसको मेरिट्स पे बिल्कुल भी डिसाइड नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हम वो जो एक्सेप्शन जो कानून में एक खातून को भी दी जाती है उसकी रोशनी में हम ये इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि शाह खावर साहब 11 कॉल्स का रिकॉर्ड है वालदा का। जी बिल्कुल है, वो तो ट्रायल कोर्ट देख लेगी उसको। लेकिन जहां तक जाकिर जाफर का ताल्लुक है, जो कि जाहिर जाफर के वालिद है, उनकी जमानत के ऊपर बहुत ज्यादा कोशिश की उनके वकील ने, लेकिन अदालत ने उनको भी ऑप्शन दिया कि हम उनको जमानत नहीं दे सकते, बल्कि वो रिजेक्ट कर रहे थे। तो उन्होंने वो जमानत जो है वो वापस ले ली, जिसकी वजह से वो डिसमिस हो गई। तो इसमें अब ये है कि इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम अभी ज्यादा तवज्जो देंगे ट्रायल की तरफ। ट्रायल चूंकि शुरू हो गया है और परसों यानी कि 20 अक्टूबर को इसमें इस्तगासा ने अपनी शहादतें शुरू कर देनी है। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो मुल्ज़मान के वकील थे उनकी इस इस्तदा को भी मुस्तरद कर दिया है, जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से 8 हफ्तों की जो एक डेडलाइन या एक डायरेक्शन दी थी उसको उन्होंने बरकरार रखा है। हालांकि उसके बारे में उनके वकील ने बड़े पुरजोर तरीके से वहां जो है वो आर्गूमेंट्स दिए कि कम से कम 6 महीने की तो कम से कम उधर होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसमें इंटरफेरेंस करने से जो है वो बिल्कुल इनकार कर दिया। ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही। और सर आपने आज एक नुक्ता उठाया था अदालत में कि मंशियात का टेस्ट तो कराया गया है जाहिर जाफर का, लेकिन उसमें जहनी कैफियत जांचने के लिए कोई मुआयना नहीं किया गया। तो इस तरफ किस तरह से आप लेके चीज़ों को बढ़ रहे हैं आगे? देखिए बात यह है कि ये अदालत ने ये इस्तफसार किया था मुल्ज़िम के वकील से या उनके जो वालिद के वकील से कि क्या जो इसमें मरकजी मुल्ज़िम है जाहिर जाफर, उसने कोई या उसके वकील ने उनकी ज़हनी बीमारी के बारे में या इंसेनिटी की कोई प्ली उन्होंने ली है। तो उन्होंने भी कहा कि ऐसा कोई प्ली नहीं ली। तो उस पर एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि अगर कोई ज़हनी मरीज होने का अगर कोई प्ली लेता है तो पहले उसको इकरार जुर्म करना पड़ता है। इकरार जुर्म करने के बाद फिर उसको जो है वो जो प्रोसीजर है लॉ के मुताबिक उसको देखा जाएगा कि वो इस काबिल है या उसकी ज़हनी हैसियत इतनी है कि उसके खिलाफ ट्रायल हो सके, अदरवाइज वो ट्रायल रुक जाता है। लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं है, क्योंकि मुल्ज़िम जो है वो बिल्कुल जब वो गिरफ्तार हुआ था उस वक्त भी पुलिस की ये रिपोर्ट बिल्कुल वाज़ेह तौर पर रिकॉर्ड में मौजूद है कि वो अपने बिल्कुल होश व हवास में और अपने फुल सेंसेस में है। तो लिहाजा ये एक मफरूजा है कि क्या वो जो है अपनी ऐसी प्ली ले सकता है कि वो ज़हनी मरीज है। लेकिन शाह खावर साहब जिस तरह ज़हनी कैफियत की हम बात कर रहे हैं, तो पिछली समात पे जिस तरह की बात की गई मुल्ज़िम की जानिब से, मरकज़ी मुल्ज़िम ने एतराफ़ जुर्म दोबारा किया, जिस तरह से उसने ये कहा कि कुर्बानी जायज़ है और मैंने कुर्बान किया, और ये सारी बातें जिस तरीके से उसने की, तो उस वक्त क्या हुआ था वो ज़रा मुझे बताइएगा कि पिछली समात में क्या हुआ था? जी उसने कुछ इस तरह की बातें की थी, क्योंकि वो बड़ी लंबी समात थी। उनके जो मुल्ज़िमों के जो वकील थे वो बहुत एक लंबी बहस कर रहे थे। उस दौरान वो बार बार जो मरकजी मुल्ज़िम है वो उसमें रखना अंदाजी करता रहा और वो मुख्तलिफ किस्म की बातें भी करता रहा, जैसे कि उसने अदालत से भी माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन चूंकि वो उस वक्त वो स्टेज नहीं थी। असल मसला ये होता है कि जब फर्द जुर्म आयद की जा रही हो और जब उन पे फर्द जुर्म आयद करते हुए उनको बताया जा रहा हो एक मुल्ज़िम को कि आपके खिलाफ इस्तगासा ने ये जो इल्ज़ाम लगाया है और उसके खिलाफ आपकी ये दफ़ा लग सकती है और ये कोर्ट जो है ये आपके खिलाफ इसकी कॉग्निजेंस ले सकती है, तो उस वक्त उससे पूछा जाता है कि क्या आप सेहत जुर्म से इकरार करते हैं या इकरार करते हैं। तो उधर तो उसने सेहत जुर्म से इनकार किया, जो भी इल्ज़ामात उस पर लगे, तो जिसको आम अल्फाज में जो कहते हैं कि वी डिड नॉट प्लीड गिल्टी, तो फिर वो ट्रायल क्लेम किया उसने। तो अब उसके खिलाफ जो हमारी इस्तगासा की शहादत है वो आएगी। तो उससे पहले जो उसने जो गुफ्तगू की वो चूंकि उस मरहले में नहीं थी जिस वक्त चार्ज फ्रेम हो रहा होता है। अगर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के वक्त अपना वो इकबाल जुर्म कर ले तो फिर उसमें अदालत ये मुनासिब समझ सकती है कि उसको उसी वक्त सजा दे जाए, लेकिन अगर वो सेहत जुर्म से इनकार करे तो फिर उसका ट्रायल होता है। सही है। और जिस तरीके से आपने कहा कि यही बरकरार रखा गया है कि 8 हफ्तों में ट्रायल मुकम्मल हो, तो आप मुद्दई के वकील के तौर पर
कितने पुरुम्मीद हैं कि फैसला नूर मुक़द्दम के हक़ में आएगा? देखिए, जहाँ तक इस्तिग़ासा की शहादतों का वो हमारा कंट्रोल है, वो तो हम बिला ताख़ीर जो है वो शहादतें गुजार देंगे। लेकिन उसके बाद ये होता है कि उन गवाहों के ऊपर मुल्ज़मान के जो वकील है वो जरा का उनके पास हक होता है और उसके बाद फिर वो अपनी शहादत सफाई भी ला सकते हैं। तो इसमें मेरा तो ख्याल है कि हमारे पास काफ़ी टाइम है कि हम एक बहुत जल्द जो है वो अपनी शहादतें जो है वो गुजार देंगे। उसके बाद अगर ताख़ीर होगी तो वो मुल्ज़मान की तरफ से हो सकती है, लेकिन जरूरी भी नहीं होता कि 8 हफ्ते में अगर वो कंक्लूड ना हो तो वो अगर एक आध हफ्ता या 2 हफ्ते ज्यादा भी हो सकते हैं इसमें, क्योंकि कानून के तकाजे पूरे करना और मुल्ज़िमों को अपने सफाई का मौका देना जो है ये जरूरी होता है। बिल्कुल सही। शाह खबर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुद्दत हमारे वकील बहुत हमारे साथ मौजूद थे और नूर मुक़द्दम केस के बारे से हम बात कर रहे थे। उम्मीद भी यही है और ज़ाहिर है यही चाहते हैं कि नूर मुक़द्दम को इंसाफ मिले। इसी पॉइंट के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।